ये सर्कल होता है। ठीक, ये वृत्त है, इसका केंद्र मध्य में, ये केंद्र है, ये केंद्र है। ठीक है, इसमें कह रहा है चाप, वृत्त की चाप बताओ। तो वृत्त की परिधि पर कोई दो बिंदु ले लीजिए। वृत्त की परिधि अभी, वृत्त की परिधि पर कोई दो बिंदु ले लीजिए। मैंने एक बिंदु ए ले लिया इसी परिधि पर और दूसरा ए और बी। इन दोनों के मध्य का वह भाग, परिधि का वह भाग, ठीक, क्या कहलाता है उसकी चाप। दोनों के बीच का ये मध्य का भाग है, परिधि पर का मध्य ए बिंदु और ए और बी के मध्य का वह भाग क्या कहलाता है, चाप। और इस छोटी हुई चाप को, यहाँ से यहाँ तक की चाप को क्या कहेंगे, लघु चाप। और जो ये भी तो इस दोनों के मध्य का भाग है ना, परिधि पर, तो ये क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप। दीर्घ चाप। तो लघु चाप, वृत्त की चाप दो प्रकार की, क्या लिखेंगे, वृत्त की चाप, वृत्त की चाप, वृत्त की परिधि पर स्थित, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के क्षेत्र का भाग होती है, भाग। छोटे भाग को, नोट में, छोटे भाग को या छोटे क्षेत्र को, छोटे भाग को या छोटे भाग को वृत्त की लघु चाप, बड़े भाग को वृत्त की दीर्घ चाप कहते हैं, चाप कहते हैं। वृत्त की छेदक रेखा, हेडिंग है वृत्त की छेदक रेखा, छेदक रेखा। कोई एक सर्कल खींचिए पटरी प्रकार की सहायता से, उसमें वृत्त की परिधि पर कोई दो बिंदु ले लीजिए, कहीं पर भी लीजिए। पास पास लेंगे तब भी ठीक है, दूर दूर लेंगे तब भी ठीक। इन दोनों बिंदुओं से होकर जो रेखा सीधी आर पार चली जाए, सीधी आर पार चली जाए, वही क्या कहलाती है, उसकी छेदक रेखा। अर्थात ए बी जो रेखा है इस वृत्त की क्या है, छेदक रेखा। तो छेदक रेखा की परिभाषा क्या हुई, वह वृत्त की वह रेखा जो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर आर पार जाती है, क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। यही परिभाषा लिखेंगे भी, वृत्त की वह रेखा, वह रेखा जो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाती है, छेदक रेखा कहलाती है। कहलाती है। दिए गए वृत्त में ए बी रेखा है ना, तो रेखा जब ए बी लिखेंगे तो दोनों तरफ नोक लगाएंगे। रेखा की बात की जाएगी, रेखाखंड की बात की जाएगी तो नोके नहीं रहेंगी, नोके नहीं रहेंगी। वृत्त की छेदक रेखा है, छेदक रेखा है, ठीक है।
छेदक रेखा क्या थी? इस परिधि पर कोई दो बिंदु मिलाते थे, आर पार जो गुजरती थी वो क्या कहलाती थी? छेदक रेखा। परंतु इसमें क्या बोल रहा है? वृत्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वृत्त के सिर्फ एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। वृत्त को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए, इस वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए गुजरती है। कहीं पर भी ले लीजिए, इस वाली वृत्त की परिधि पर ये ले लिया बिंदु, इसका नाम मैंने ए डाल दिया और इससे होकर जो ये रेखा जा रही है इसकी क्या है? स्पर्श रेखा। क्या है? स्पर्श रेखा। ठीक है, कितने बिंदुओं पर यहाँ पर स्पर्श करती है? सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर। कितने बिंदुओं पर? एक बिंदु पर। तो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की वह रेखा होती है जो वृत्त की परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु से को स्पर्श करते हुए गुजरती है। क्या परिभाषा हुई? वृत्त की वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है जो वृत्त की परिधि पर किसी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए गुजरती है जाती है। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। या परिभाषा लिखेंगे भी क्या? वृत्त की वह रेखा जो वृत्त की परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए जाती है। स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा कहलाती है। कितने बिंदुओं पर टच करेगी? एक। और छेदक रेखा कितने बिंदुओं पर होकर गुजरती है? दो। स्पर्श रेखा एक। इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। इंग्लिश भी, इसका इंग्लिश वर्जन भी जानना अनिवार्य है। कारण क्योंकि उच्च क्लास में जब आप सब लोग पहुंचोगे तो उसमें इंग्लिश में ही सभी किताबें हैं, इसलिए इंग्लिश वर्जन भी जानना अनिवार्य। वृत्तखंड मतलब सेगमेंट, सर्कल मतलब का मतलब है ना? इसका सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल का वृत्तखंड क्या होगा? ये हेडिंग, किसी वृत्त का वृत्तखंड क्या होगा? ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम एक वृत्त खींचते हैं। सर्वप्रथम एक प्रकार की सहायता से खींचना है। ये हो गया आपका सेंटर, केंद्र हो गया। इसमें यदि हम कोई जीवा खींच रहे हैं, इसमें एक ये मैंने जीवा खींच लिया, सभी भैया बहन ध्यान दें। एक मैंने एक जीवा किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि पर कोई दो बिंदु ले लो, यहाँ ए ले लिया, यहाँ बी। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला जो रेखाखंड होता है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला जो रेखाखंड होता है वही कहलाता क्या? जीवा। वृत्त की जीवा। सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास, सबसे बड़ी जीवा व्यास। ठीक है। अब इस जीवा द्वारा सभी भैया ध्यान दें, इस यहाँ वृत्त किया जो है कितने खंडों में बट गया? एक ये छोटा खंड हो गया, एक ऊपर वाला बड़ा खंड, दो क्षेत्रों में बट गया। इस वाला ये हो गया छोटा क्षेत्र, ये छोटा क्षेत्र, ऊपर वाला क्या है? बड़ा क्षेत्र। मैंने छोटे क्षेत्र को डबल लाइन द्वारा दर्शा दिया और इसको सिंगल लाइन द्वारा दर्शा। दो क्षेत्रों में डिवाइड हो गया, किसके द्वारा? वृत्त की जीवा द्वारा। जीवा द्वारा ये जो है वृत्त दो खंडों में डिवाइड हो गया, एक डबल लाइन द्वारा, एक सिंगल लाइन द्वारा। ठीक है। तो वृत्तखंड क्या होता है? वृत्त की जीवा वृत्त को दो खंडों में विभाजित कर देती है। दो खंडों में विभाजित, एक छोटा क्षेत्र हो जाता है जिससे क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। जो बड़ा क्षेत्र होगा उसको दीर्घ वृत्तखंड। तो ये जो क्षेत्र होगा इसको क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। और ऊपर वाला ये भाग जो होगा ये दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। क्या परिभाषा हुई? किसी वृत्त की किसी जीवा द्वारा वृत्त दो खंडों में विभाजित हो जाता, छोटे वाले क्षेत्र को हम कहते हैं लघु वृत्तखंड, बड़े वाले क्षेत्र को हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्त का वृत्तखंड क्या? किसी जीवा द्वारा
वृत्त की जीवा द्वारा, वृत्त की जीवा द्वारा, कार्ड, जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं कार्ड, जीवा द्वारा वृत्त दो खंडों में विभाजित हो जाता है, दो खंडों में विभाजित हो जाता है, में विभाजित हो जाता है, विभाजित मतलब बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है। छोटे क्षेत्र को, छोटे क्षेत्र को लघु वृत्तखंड कहते हैं, लघु वृत्तखंड कहते हैं, खंड कहते हैं, कहते हैं। बड़े क्षेत्र को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं बस। त्रिज्यखंड क्या होता है देखो, यदि कोई एक वृत्त ले ले, मान लो ये कोई सर्कल है, इस सर्कल का केंद्र O बिंदु है, यहाँ पर O बिंदु है, इसमें कोई एक छोटी सी चाप लेनी है, एक चाप ले लिया यहाँ से यहाँ तक, कोई एक सर्कल लेना, सर्कल पर कोई, सर्कल की परिधि पर कोई दो बिंदु ले लीजिए, ठीक है, बिंदु ले लीजिए, और केंद्र से परिधि को मिलाने वाला जो है खंड होता है ये, और इसी प्रकार ये खंड, ठीक, ये क्या कहलाता है, वृत्त की त्रिज्या। और एक वृत्त में जितनी त्रिज्याएं होती है वो समान होती है, यदि ये वाली आर मैंने मानी है तो ये भी आर होगा। हेडिंग है वृत्त का त्रिज्यखंड। तो वृत्त का त्रिज्यखंड क्या है, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की चाप तथा दो त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ खंड, ठीक है, घिरा हुआ क्षेत्र, ठीक, क्या कहलाता है, वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। अर्थात त्रिज्यखंड क्या हुआ, ये वाला भाग जो होगा, ये वाला ये भाग कहलाएगा क्या, त्रिज्यखंड, ये कहलाएगा त्रिज्यखंड। क्या परिभाषा हुई, वृत्त की परिधि पर, वृत्त की एक चाप और दो त्रिज्याओं द्वारा परिबद्ध क्षेत्र ही वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता, वृत्त का त्रिज्यखंड। खंड कहलाता, सबके समझ में आ गया क्या वृत्त का त्रिज्यखंड होता है। वृत्त की परिधि पर एक चाप ले लीजिए, केंद्र से उनको मिला दे, उन दो बिंदुओं को मिला दे, यदि परिधि पर स्थित में तो वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या। तो वृत्त की एक चाप और दो त्रिज्याओं के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र, यही कहलाता है इसका क्या, त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। अर्थात त्रिज्यखंड कौन सा रूप बना, कुछ ये वाला भाग जो बना ये, यही इसका क्या है, त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड, ठीक। यहाँ पर मैंने एक कह दिया, ये क्या है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई, ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। किसी वृत्त की त्रिज्या और एक ही वृत्त में सभी त्रिज्या, ये कहलाएगा क्या, त्रिज्यखंड। संपूर्ण भाग क्या होगा, त्रिज्यखंड, ये कहलाता है तुम्हारा त्रिज्यखंड, वृत्त का त्रिज्यखंड। सही। समान जीवाएं हैं, जितनी भी जीवाएं वो सब केंद्र पर क्या कर रही, समान जीवाएं, समान लंबाई की जीवाएं हैं। केंद्र पर जो कोण बना रही है, जितनी भी जीवाएं वो सब कितना कोण बना रही है, समान कोण अंतरित करती हैं। मैंने एक वृत्त ले लिया, एक वृत्त ड्रा कर लिया, ठीक, वृत्त ड्रा किया, अब ये केंद्र हो गया, इसमें दो मैंने जीवाएं सिर्फ ले ली, एक ये जीवा ले ली और एक ये जीवा ले ली। पहली जीवा किसे कहते हैं, इससे पहले मैंने टॉपिक में बताया कि परिधि पर दो बिंदु लो, उन दोनों बिंदुओं को मिला दो,
तो जो रेखाखंड प्राप्त होता है वही वृत्त का क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। तो मैंने दो जीवा ले ली, एक ले लिया AB और दूसरी ले लिया मैंने CD, ठीक है, ये हो गई जीवा। ये दोनों आपस में क्या है, समान, जितनी AB है उतनी ही CD है, उतनी ही CD, ठीक, उतनी ही क्या है CD। करा केंद्र पर कोणांतरित करती हैं, ये एंगल बना रही है कुछ इस टाइप से, ये केंद्र पर कोण बन गया और ये वाली भी जीवा कुछ इस टाइप से कोणांतरित कर रही है। कह रहा है ये एंगल अर्थात एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये सिद्ध करना है। दिया क्या गया है, दिया गया AB किसी वृत्त में AB और CD दो जीवाएं हैं जो समान लंबाई की हैं, कैसी हैं, समान लंबाई की। और कह रहा है कि यह सिद्ध करिए यदि जीवाएं समान लंबाई की हैं तो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा, समान कोण आंतरित करेंगे, समान कोण अर्थात केंद्र पर आंतरित, केंद्र पर यहाँ पर कोण बनना है जो वही यहाँ पर कोण अगर यहाँ 80 बना रही है तो ये भी 80 होगा, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक। तो क्या दिया गया, देखिए प्रूफ इसका दिया गया, सर्वप्रथम हम लोग लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है ओ केंद्र वाले वृत्त में दो जीवाएं जो समान लंबाई की हैं, जो समान लंबाई की हैं, समान लंबाई की है। अब जो प्रूफ करना सर्वप्रथम लिखते हैं दिया गया, जो चीज दी गई है उसको लिखना है, प्रमेय में ये काम करना होता है। जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, केंद्र पर आंतरिक कोण अर्थात एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये यहाँ पर लिखेंगे क्या, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। अब प्रूफ लिखेंगे, ध्यान दीजिए, केंद्र पर आंतरिक कोण समान दिखाने हैं तो हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज AOB और COD को सर्वांग सम दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, सर्वांग सम। सर्वांग समता का क्या है, कोई दो त्रिभुज दिए जाएं उसमें कोई तीन बातें इसके पास होनी चाहिए, तीन बातें समान इसके पास होनी चाहिए, तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम। देखते हैं क्या क्या चीजें हैं दोनों त्रिभुजों के पास, क्या लिखेंगे, क्या त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD, जो त्रिभुज सर्वांग सम दिखाने वही त्रिभुजों का चयन करते हैं। यहाँ पर वही दो त्रिभुज ले लिया, कौन कौन से, AOB और COD में, साथ में लिखेंगे में। ध्यान दीजिए, यदि OA इस वाले वृत्त की त्रिज्या है तो OC भी इसी वृत्त की त्रिज्या है, और इस एक ही वृत्त में जितनी त्रिज्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, समान। इसलिए क्या लिखेंगे, OA इज इक्वल टू OC, ठीक। इसी प्रकार यदि इस वाले OB इस वृत्त की त्रिज्या है तो OD भी इसी वृत्त की त्रिज्या है, और फिर वही बात क्या, अगर एक ही वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होती वो सब समान होती, इसलिए जितना OB दूरी होगी उतनी ही OD होगी। OB इज इक्वल टू OD क्यों बराबर हुई, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर। एक बात और देखनी है, क्या चीज और समान मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। अभी भी दिया गया था कि इस वाले त्रिभुज की जो जीवा AB है वही इस त्रिभुज की जीवा CD है, समान लंबाई की, समान लंबाई की अर्थात AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, दैट इज AB इज इक्वल टू क्या मिलेगा, CD। क्यों आपस में बराबर हुई, क्योंकि ये बात प्रश्न में दी थी, दिया गया है, दिया है, दिया है। देखो ध्यान से, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इसके बराबर है, इस वाले त्रिभुज की, इसी प्रकार जितना OB उतना ही OD है और AB जितना उतना ही CD है, इसलिए यस 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 सर्वांग समता से, है ना, यस 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 सर्वांग समता से, यस यस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से।
त्रिभुज क्या हो गए? त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज COD के। दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? सर्वांगसम। क्या हो गए? सर्वांगसम। और यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो CP क्या कहता है कि सर्वांगसम संगत भाग सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए लिखेंगे तब CP द्वारा बची हुई जो चीजें हैं वो भी बराबर, अर्थात ये वाला इस त्रिभुज का ये एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ COD। AOB जितना एंगल होगा उतना ही COD होगा। अर्थात देयरफॉर क्या एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। हेंस प्रूव, यही करना था प्रूफ, है ना? हेंस प्रूव, यही सिद्ध करना था, यही प्रमेय कह रही थी।